ओके, सो वेलकम टू एसटीडी सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हमारी सीए की ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आज हम जस्ट सीए के बारे में सीखने बैठे हैं, एक ओवरव्यू लेने बैठे हैं कि सीए किस क्वालिफिकेशन का नाम है, ठीक है। सीए करने के क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं कि अगर हम सीए ऑप्ट करें एज अ फील्ड तो आगे जाके क्या स्कोप बनेगा हमारे लिए, ठीक है ना। किस किस तरीक़ों से इसमें एडमिशन लिया जाता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी स्टडीज़ को या अपने करियर को लेके चलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब एक बच्चा इंटरमीडिएट कर लेता है, मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया, भले वो मेडिकल में किया हो, भले वो इंजीनियरिंग में किया हो, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, किसी भी चीज़ में किया हो आपने इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे का? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के लिए क्या करे, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करे। किसी को एमडी कैट का टेस्ट देना होता है, किसी को ई कैट का टेस्ट देना होता है, किसी ने बीकॉम करना होता है, ठीक है ना। हम इसको बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, जिसे मैंने आपके सामने लिख के दिया। एक बीबीए है या बीएस है, इनके बाद इनकी मास्टर्स डिग्री आ जाती है, एमबीए हो जाता है और एमएस हो जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। या बच्चे के पास दूसरा रास्ता होता है कि वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी आती हैं? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आती हैं आपके पास सीए हो गया, एसीसी हो गया, आईसीएमए हो गया, सीएफए हो गया और बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, याद रखें ये सारी क्वालिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं, डिग्री नहीं है। बहुत से लोग को डाउट होता है कि ये डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ नहीं है, दीज आर द सर्टिफिकेशंस, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो कई डिग्रीज़ के ऊपर भारी हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेशन वो नहीं है कि छोटी मोटी सर्टिफिकेशन कर लिया आपने, बोला भाई ये किया हुआ है हमने, नहीं, ये सर्टिफिकेशंस ऐसी हैं जो कि बहुत सारी डिग्रीज से ज़्यादा भारी हैं ये, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। देखो, हम दोनों रास्ते सेलेक्ट करते हैं। पहला रास्ता कि अगर एक बच्चा मैट्रिक इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी मूव करता है तो उसका करियर ग्रोथ क्या होगी, करियर पाथ क्या होगा। और अगर एक बच्चा अपने पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हटकर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आता है तो उसकी क्या अप्रोच और क्या ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है वो बीबीए डिसाइड करता है कि भाई मैं इंटरमीडिएट के बाद क्या करूँगा, बीबीए करूँगा। तो देखो, मैंने आपके सामने लिख के दिया बीबीए की ड्यूरेशन क्या है, 4 ईयर्स की। अच्छा, बीबीए के साथ अगर वो एमबीए भी करता है तो एमबीए उसको कितने साल का पड़ेगा, 2 सालों का। टोटल एमबीए तक पहुंचने में उसको कितने साल लगे, 6 ईयर्स। ऐसा ही है। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है बेटा कि 4 साल का उसने क्या किया, बीबीए किया, फिर 2 साल का उसने क्या किया, मास्टर्स किया, एमबीए किया, और उसको टोटल लगे अपने पास मैट्रिक इंटर के बाद 6 साल लगे इस जर्नी को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। अच्छा, एक बात को याद रखिएगा, हर बच्चे ने आज के दौर में अपना मास्टर्स लाजमी कंप्लीट करना है। आज का मास्टर्स बोले तो 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपने लाजमी कंप्लीट करनी है अपनी, ठीक है। इससे पहले रुकना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा बीबीए करना चाहता है तो बीबीए करने के लिए उसके पास सबसे बड़ा जो इदारा है बीबीए का वो है आईबीए, ठीक है ना। सदर में ऑफिस भी बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई, देखिए ना आप लोगों ने। तो अगर कोई बच्चा, अब बस उस पर आते हैं, सीए के साथ साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना, उस पर भी आते हैं। पहले तो सीए पर तो आए, अभी तो सीए पे भी नहीं है, ठीक है ना। अभी करते हैं, 10 से 15 मिनट बाद डिस्कस करते हैं बस, ठीक है। अरे मुश्किल नहीं होता, अभी रुको रुको रुको, सब बताता हूँ बस, ठीक है। देखो भाई, अगर बीबीए करता है बच्चा आईबीए से तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 4 मिलियन। 4 साल में कितने पैसे लेंगे आपके, 4 मिलियन बोले तो 40 लाख रुपए, ऐसा। अच्छा, अगर आईबीए से बीबीए करने के बाद एमबीए भी किया तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 2 मिलियन मोर। दैट मीन्स के 40 लाख रुपए का बीबीए हुआ था, 20 लाख रुपए का आपका एमबीए हुआ, तो टोटल आपको एमबीए तक आने में आईबीए से कितने पैसे लगे, 60 लाख रुपए लग गए। इन हाउ मैनी ईयर्स, इन 6 ईयर्स। यानी कि एनुअल आपका कितना पैसा लगा, 10 लाख रुपए ना भाई, 60 लाख रुपए लगे ना 6 साल में, तो पर साल कितने लगे, 10 लाख रुपए लगे। 10 लाख रुपए लगने का मतलब ये है कि अगर हम इसको पर मंथ प्रोपोर्शनेट करें तो ये कोई 8.5 85,000 to
60,000 के बीच में पर मंथ आएगा एक्सपेंस आपका। ऐसा सर अगर हम IBA नहीं जाएं, थोड़ा सा हल्के में आ जाएं, BBA कर लें, इकरा यूनिवर्सिटी से कर लें, सो भाई इकरा से BBA और MBA करने में आपको इसकी हाफ कॉस्ट लगेगी, मतलब आपका BBA हो जाएगा 20 लाख रुपए के अंदर, MBA हो जाएगा 10 लाख रुपए के अंदर, मतलब टोटल 30 लाख रुपए आपके फिर भी खर्च होंगे। ऐसा ना, 30 लाख रुपए इटसेल्फ इज अ बिग अमाउंट, या नहीं? अगर छोटा अमाउंट हो तो मुझे बताओ, 30 लाख रुपए भाई मेरे लिए तो बड़ा अमाउंट है कि भाई 6 साल में 30 लाख रुपए खर्च करना तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा चलो खैर, कोशिश करते हैं कि भाई 30 लाख रुपए कर दिए किसी ना किसी तरीके से हमने 6 साल में, अब आएगी जॉब की बारी। तो सबसे पहले एक बात को याद रखना, क्या आपने BBA MBA करते टाइम कोई जॉब करी? नहीं करी। आप तो सीधा सीधा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करे हुए हैं, आपने कोई जॉब तो नहीं करी। इसका मतलब आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है? 0। देखो मैं लिख के दिया कि वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है? 0। आज की तारीख में मार्केट में कोई ऐसी जॉब अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस 0 होने पर कोई जॉब दी जाए। इस बात को याद रखिएगा। इंटर्नशिप्स ऑफर होती हैं लेकिन जॉब ऑफर नहीं होती आपको। बिल फर्स्ट चलो कोई कंपनी आपको ऑफर कर भी रही है कि भाई फ्रेश MBA क्वालिफाइड हमने बंदा ले लेना है, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या मिलेगी उसको? देखो मैंने आपको लिख के दिया, मार्केट की आज की स्टार्टिंग सैलरी 45 to 55,000 है, या 60,000 रुपीज़ कर लो अपने पास, ठीक है ना। अच्छा एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 10% to 12%। मुझे एक बात तो बताएं, मैंने 30 लाख रुपए लगाए थे, 55,000 महीना कमा रहा हूँ, क्या वर्थ है या नहीं है? भाई कितने साल लगेंगे तुम अपनी तो ये कॉस्ट ही कवर करता रहूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? फिर कब जाके मैं ओवर एंड अबव कमाऊंगा, ठीक है ना? कब जाके घर में रिटर्न दूंगा? कई सालों तक तो मैं अपनी कॉस्ट ही कवर करता रहूंगा। एनीवेज, तो ये आपका स्कोप होगा अगर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करी। सर व्हाट इफ कि हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आ जाए, हम ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ ना देखें, सो क्या होगा? देखो अगर हम CA के बारे में पढ़ें तो CA की टोटल ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स की है। अच्छा मुझे बताओ MBA कितने साल में हो रहा था? BBA 4 में हो रहा था, MBA 2 में हो रहा था, तो टोटल MBA BBA मिला के कितने साल लग रहे थे? 6 साल। CA कितने सालों में हो रहा है? तो मोर और लेस 6 कर लो ना, मोर और लेस क्या कर लो? 6 साल कर लो, ताकि दोनों की टाइम डिफरेंस क्या आ जाए, टाइम के एतबार से दोनों चीज़ें क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अच्छा प्लस 3.5 साल की इसके अंदर आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि आपको काम भी सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको बेटा कि टैक्स अगर पढ़ते हो कि भाई टैक्स इस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, इस तरीके से काम करते हैं टैक्स का, तो वो तो हम बुक में पढ़ा रहे हैं ना, बुक से पढ़ा रहे हैं। मार्केट में पता कैसे पता चल रहा है कि आपको यही हो रहा है? फिर जब ऑडिट फर्म जाओगे तो पता चलेगा हाँ भाई टैक्स का काम भी ऐसे होता है। तो आपका क्या आएगा? साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग यहाँ सिखा रहे हैं। अब अकाउंटिंग जब तुम फर्म में जाओगे तो अकाउंटिंग फर्म में भी देखोगे, फिर सीखोगे हाँ यार जो पढ़ के आ रहा था वैसे ही अप्लाई हो रही है, तो आपका क्या हो रहा है? पॉलिश हो रहे हो, वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका साथ साथ डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से ऑडिट जब पढ़ोगे तो ऑडिट भी जाके सीखोगे फर्म करने के, भाई ऑडिट किस तरीके से होता है रियल लाइफ के अंदर, तो क्या होगा? आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। अब बात आती है बेटा इसकी कॉस्ट की। देखो टोटल कॉस्ट मैंने आपके सामने इसकी लिखकर दिखा दी है। कैसे? कि वन टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, दैट कॉस्ट यू अराउंड 16,000। ये मैंने पूरे 5.5 साल की कॉस्ट आपके सामने लिखी है, ठीक है ना। टोटल CA के अंदर 18 पेपर्स हैं, ये तो आप सबको पता होगा। पहले 21 होते थे, फिर IK अपनी नई स्कीम के अंदर इसको रिड्यूस करके 18 पेपर्स कर दिया, तो पर पेपर आपको 20,000 रुपीज़ का पड़ेगा एज अ ट्यूशन फी। तो 20,000 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 3,60,000। ये पूरे 5.5 साल की बता रहा हूँ मैं, आज नहीं पे करना, पूरे 5.5 साल का हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा फिर एग्जामिनेशन फीस भी पे करोगे क्योंकि एग्जाम भी तो देना है ना हमने, तो एग्जामिनेशन फीस अच्छा वेरी करती है, 5,500 भी है, 6,000 भी है, 7,000 भी है। तो एक एवरेज फी मैंने 7,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर दी कि भाई 18 पेपर्स हैं, 7,000 रुपये के हिसाब से आपके कितने पड़े? 1,26,000 रुपये। अच्छा इसके अलावा आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी होती है, वो साल में 1 दफ़ा होती है, ठीक है। तो किसी के पास 5.5 साल में 5 दफ़ा आएगी, किसी के पास 6 दफ़ा आएगी, ऐसे ही है ना। तो अगर मोर और लेस आपके पास 5 दफ़ा आती है और 6,000 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस पूरे 5 साल में 5.5 साल में आपने कितनी पे करी? 30,000 रुपये। टोटल सम करो 16,000, 3,60,000, 1,26,000 और 30,000।
तो टोटल आपकी सीए की कॉस्ट कितनी लग रही है भाई? 5,32,000 रुपए। मैं बोलता हूं इसको पूरे 5.5 लाख रुपए कर लो। पीछे 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 आओ। इकरा से बीबीए कितने का हो रहा था? इकरा से बीबीए 20 लाख रुपए का हो रहा था भाई, और यहां पर पूरा सीए कितने में हो रहा है भाई? इतने में तो 4 बच्चे सीए कर लेंगे। इतने में 4, ऐसा नहीं है या नहीं है भाई? 20 लाख रुपए का बीबीए हो रहा था सिर्फ, इतने में तो यहां पर 4 बच्चे सीए कर लेंगे घर के। एनीवेज, फिर मैंने आपसे डिस्कस ये किया कि आपको 5.5 साल के अंदर 3.5 साल की आर्टिकल्स भी क्या होगी, करवाई जाएगी कि बेटा अब काम भी सीखना है साथ साथ आपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वालिफाई हो गए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप फ्रेश नहीं होंगे, आपके पास 3.5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होगा। एमबीए वाला क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस कितना था? 0। आप क्वालिफाई भी हो, पैसे भी कम लगे, ठीक है ना, काम भी बहुत अच्छा आता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी है, प्लस साथ साथ वर्किंग एक्सपीरियंस में, तो सुपीरियरिटी देख रहे हो किस तरीके से आ रही है आपकी, ठीक है। अच्छा सर, व्हाट इफ कि हम आर्टिकल्स के पैसों को भी काउंट कर लेते हैं, तो 5.5 लाख रुपए तो मेरी जेब से चले गए ना, अब जेब में पैसे भी तो आएंगे। तो देखो अब क्या होता है, जब इंटर्नशिप होती है, आर्टिकलशिप आपकी होगी, तो आर्टिकलशिप आईकेएप ने 2 जगह अलाउ करी, या तो फर्म में भी कर सकते हो या तो इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। फर्म में क्या होता है कि पैसे कम मिलते हैं, इंडस्ट्री में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो फर्म में क्या होता है कि जैसे आप कैफ क्वालिफाई, कैफ पता है ना क्या होता है, सेकंड लेवल आपका सीए का कैफ है, कैफ के बाद आपको आईकेएप बोलता है कि आर्टिकल्स करो 3.5 साल की। तो कैफ के बाद आपको क्या होगा कि आपको आर्टिकल्स के लिए जब भेजा जाएगा फर्म के अंदर, तो फर्म आपको काम भी सिखाएगी, साथ साथ आप सीए फाइनल के पेपर भी दोगे। तो उसमें क्या होता है कि जब कैफ क्वालिफाई होगे तो आपकी स्टार्टिंग स्टाइपेंड मिलेगी 25,000 रुपये। फिर ग्रेजुअली क्या होगा कि जैसे जैसे सीए फाइनल्स के आप पेपर निकालते रहोगे, आपकी स्टाइपेंड क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो मैंने एक पूरी एवरेज 3.5 साल की स्टाइपेंड लगा ली 40,000 रुपये पर मंथ। तो 40,000 पर मंथ मिलेंगे, एवरेज स्टाइपेंड लगाई है मैंने ये, ठीक है ना। 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 3.5 साल तक मिलेंगे, और साल में 12 दफ़ा मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई कराओ, तो टोटल फर्म से आपने कितना पैसा कमाया? 16,80,000 रुपये। ये आपने पूरे 3.5 साल के अंदर अर्न करे। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5.5। आपने कमाए कितने? ओवर एंड अबव कमा लिए हैं? क्या आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई? जो पैसा माँ बाप ने आपके ऊपर खर्च किया, क्या वो रिकवर हो गया? हाँ सर, हो गया। क्या आपने ओवर एंड अबव पैसे कमा लिए? बोलो। हाँ सर, 3 टाइम्स कमा लिए हमने। सर व्हाट इफ कि हम अगर फर्म नहीं जाते, इंडस्ट्री चले जाते, तो इंडस्ट्री में आपको एवरेज, अच्छा इंडस्ट्री में स्टाइपेंड 40-45 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर पे 70,000, 70,000 रुपये पे करता है वो एज अ स्टाइपेंड, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री की स्टाइपेंड अच्छी है, 40-45 हज़ार रुपये से शुरू होती है। तो मैंने एक एवरेज स्टाइपेंड लगा ली कितनी? 50,000। अब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 साल मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 21 लाख रुपये। भाई 5.5 लाख रुपये लगे थे, 21 लाख रुपये कमाए। आ रही है मेरी बात समझ? तो 15-16 लाख रुपए आपने ऊपर कमा लिए। अच्छा, अब क्या होगा जब आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे? अब आपकी स्टार्टिंग सैलरी मार्केट में कितनी लगेगी? बहुत से लोग फेंकते हैं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख। एक साहब मुझे मिले, वो तो उनसे डिस्कशन हो रही थी ऐसे ही सीए के बारे में, तो मुझे कहने लगे सीए की मार्केट पे बहुत अच्छी है। मैंने बोला वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसी अच्छी नहीं है। तो कहने लगे नहीं आपको नहीं पता है, स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी है। मैंने कहा अच्छा भाई, 8 साल होगा इंडस्ट्री के अंदर मुझे सीए की। मैंने कहा अच्छा भाई आपको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा भाई। तो मैंने उनसे पूछा साहब फिर बताएं कितनी है स्टार्टिंग पे? बोले स्टार्टिंग पे 8 से 10 लाख रुपए। तो मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे भाई, ऐसे झूठ नहीं बोले, या उनको जिससे बताया होगा गलत बताया। बिल्कुल है, 8 से 10 लाख रुपए भी है, और इससे कई गुना ज़्यादा भी है, स्टार्टिंग में कहीं नहीं है। तो स्टार्टिंग जो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी मिलती है, वो मैंने आपके सामने रेंज लिख दी है, 2.25 लाख से 2.5 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिल जाती है। एंड इट्स डिपेंड अपॉन कि आप नेगोशिएशन कैसे करते हो। वो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस नहीं आ रही, बोला आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है? बोला 4 लाख। पिछली कंपनी में कितनी मिलती थी? 3.5 लाख। बोला हम आपको 20,000 रुपये देंगे, ठीक है डन। वैसे नेगोशिएशन नहीं हो, नेगोशिएशन भी आप अपने तौर पे करोगे। तो इट डिपेंड्स कि आप नेगोशिएट किस तरीके से करते हो। लेकिन एवरेज सैलरी मार्केट में क्या चल रही है अभी? 2.25 से 2.5 लाख रुपए चल रही है। अच्छा, वहाँ स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी एमबीए वाले की? एमबीए वाले की स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी?
55,000, 60,000, क्या कोई कंपैरिजन है? आप तो अभी छूटते ही 2.5 लाख पर आ गए यार, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट क्या था? 10 से 12%। यहाँ एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 16%, 18%। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, ये वो पैसा है जो आपको नेट आपके हाथ में दिया जाएगा। इसके अलावा ढेरों किस्म के अलाउंसेस, ढेरों किस्म के बेनिफिट्स, मेडिकल से लेके, गाड़ी से लेके, इससे लेके, उससे लेके, हर तरह की चीज़ें अलग है, सेपरेट नहीं है। वो सिर्फ नेट पैसा है जो आपके हाथ में दिया जाएगा, बेटा ये पैसे लो घर जाओ। इसके बाद बेनिफिट अलग दिए जाएंगे। भाई आपको गाड़ी मिल रही है, वो भी कंपनी मेंटेनेंस कार है, खुदा ना खासा कोई टचिंग वचिंग हो जाती है, थोड़ा कोई टूट फूट हो जाता है तो आपको नहीं भरना, कंपनी आपको रिपेयर करा के देगी। फ्यूल गाड़ी कंपनी देगी, सर्विस करानी है, जो भी XYZ छोटे से छोटा काम है वो कंपनी करा के देगी। मतलब सिर्फ कंपनी आपको कह रही है भाई इसमें बैठो और चलाओ, सारा खर्चा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा सूरत हाल वहाँ नहीं है, पीछे वहाँ भी है, लेकिन होगी 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद वो भी आएंगे उस पोजीशन पे, गाड़ी वगैरह पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 10, 12, 15 साल बनाएंगे, फ्रेशली पे नहीं आएंगे भाई। यहाँ तो फ्रेशली क्वालिफाइड के ऊपर गाड़ी दे दी। आ रही मेरी बात समझ में? तो कंपैरिजन आप चेक करो कि भाई 6 साल वहाँ भी लगे, 6 साल यहाँ भी लगे, इन्वेस्टमेंट उससे 1/4 कम लगी, पैसे भी कमा लिए, ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी है, और फिर आपकी मार्केट के अंदर वर्थ भी है, ठीक है ना, पैसा भी कमा रहे हो उसी हिसाब से। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? तो कंपैरिजन आपके सामने आ रहा है कि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को और एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शाबाश, वेरी गुड, ओके। अब देखिए बेटा, सीए के बारे में बहुत सारी जो मिथ्स हैं वो सर्कुलेट मार्केट में हुई हुई है कि सीए बहुत मुश्किल होता है और बहुत मिनिमम लोग सीए करते हैं, या आईकेप जानबूझ के फेल करता है पेपर। तो इस तरीके की कोई इन चीज़ों में सदाकत नहीं है। मुझे बताएं, आईकेप आपको जानता है बाय नेम बाय फेस? आईकेप मुझे जानता है बाय नेम बाय फेस, आईकेप किसी को नहीं जानता, ठीक है ना। तो जब आईकेप किसी को नहीं जानता तो आईकेप फिर जानबूझ के आपको फेल क्यों करेगा? जानबूझ के तो उसको फेल कीजिए ना जिससे पर्सनल दुश्मनी हो, जिससे खानदानी दुश्मनी चल रही हो, उसको फेल किया जाए। भाई आपसे तो कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ, आईकेप ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, भाई पासिंग मार्क्स होंगे तो मैं पास करूंगा, पासिंग मार्क्स नहीं होंगे तो मैं फेल करूंगा। वो तो हर जगह ही है भाई, हर ऐसे ही है ना। यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है ना कि अगर आप पेपर में लिखकर नहीं आओगे तो यूनिवर्सिटी पास करेगी भाई, फेल ही करेगी वो भी। तो ये भी आईकेप भी यही करता है कि भाई अगर आप पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लेके आओगे तो आप फेल होगे। सर पासिंग मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, भाई कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हर वो बंदा जो अपने टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करे, एक बात को याद रखना, आप जब भी किसी चीज़ में नए होते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो उस सब्जेक्ट में आप अपने टीचर को लाजमी फॉलो करो, ठीक है ना। टीचर का हाथ पकड़ के चलो, जो वो बोलता है वैसा करते रहें तो आपके पेपर्स स्मूथली पास होंगे। हाँ, आप अपनी चलाओगे कि नहीं टीचर ने बोला था भाई ये काम नहीं करना, पहले मैं ये वाला काम करूँगा, अपनी मर्जी से करूँगा, तो अपनी मर्जी चलाने वाला नुकसान खाता है, क्योंकि आप इस फील्ड में तो नए हो, आपको थोड़ी पता किस तरीके से चलना है या किस तरीके की चीज़ें मैनेज करनी है। आ रही मेरी बात समझ में? तो सीए में हर वो बच्चा स्मूथली अपने पेपर्स पास करता है जो कि क्या करता है, टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करता है। हाँ, पेपर उसके रुक रहे हैं जो टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। बट सीए में फेलियर इतना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में होता ही नहीं। भाई अब्बास, कितने लोग ऐसे मैं दिखाऊं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए? कितने बताओ, कितने बच्चे मैं ऐसे गिनवाऊं? मेरे अपने स्टूडेंट्स कितने ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बाहर, विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई। आईकेप का पेज फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर है, आप जाके ज़रा सर्च करना, और उसने पोस्ट डालता है वो बच्चों के। कितने स्टूडेंट्स आपको वहाँ ऐसे नजर आएंगे जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हो गए, मतलब अभी 3.5 साल की आर्टिकल्स का पीरियड चल रहा है और दे आर पास देयर पेपर्स, ठीक है ना। मीडिया ने बहुत डराया हुआ है, मीडिया तो ऐसी बातें करता है ना, वो तो आप उसको इग्नोर करें।
कहने का मकसद ये है, देखो आज तक कोई ऐसा काम तुम लोगों ने किया जिसमें तुम लोग फेल ना हुए हो या जिसमें पास हो गए हो? भाई देखो ना, बचपन में जब तुम लोग छोटे थे, चलना आता था तुम लोगों को? हैं? नहीं आता था ना, खड़े भी नहीं होना आता था। लेकिन क्या आज अपने पैरों पे चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो? नहीं आ गया, या बोला भाई नहीं यार हम सारी जिंदगी ऐसी रिंग रिंग के चलेंगे? आज चलते हो ना, प्रॉपर चलते हो, सही काम करते हो, ठीक है? तो ऐसा आप खुद क्यों सोचते हो कि भाई हम सीए करेंगे और फेल हो जाएंगे? अबे भाई आप ही पास हो गए यार। आ रही है मेरी बात समझ में? सिर्फ फर्क क्या है, टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करना है, इस बात को जहन में बिठा लें। अच्छा, वो बच्चा जो आपको या वो बंदा जो आपको ये डराए, सबसे पहले भाई आपके घर में एक खालू है, फॉर एग्जांपल खालू है या कोई भी एक बंदा है, वो बोलता है यार सीए तो बहुत मुश्किल है यार, तुमने किधर एडमिशन ले लिया? चेक करो क्या उस बंदे का सीए का बैकग्राउंड है या नहीं है, पहली बात। अब बोलो ये तो खालू ने तो बीकॉम भी नहीं किया हुआ, ये हमें कह रहे हैं सीए बहुत मुश्किल है, तो आप समझ देना फेंक रहे हैं भाई, आप वहाँ से किनारा करो। आ रही मेरी बात? भाई एक ऐसा बंदा आपको बता रहा है सीए बहुत मुश्किल है जिसने खुद नहीं किया, तो फिर वो आपको क्या बताएगा? अच्छा दूसरी बात, एक वो बंदा जो सीए में कभी होता था, एडमिशन उसने लिया था, उसके खुद पेपर फेल हो गए और वो अब एग्जिट हो गया, अब आपको बता रहा है कि भाई सीए बहुत मुश्किल होता, देखो मैंने भी शुरू किया था और मैं फेल हो गया और मैंने फिर बीकॉम किया या दूसरी चीज़ें करी। तो उससे सीधा सीधा एक सवाल पूछना, बोला आप अपने टीचर की गाइडेंस फॉलो करी आपने? पहला सवाल उससे पूछना, बोला टीचर की बात मानी, टीचर्स के असाइनमेंट सॉल्व करे, क्विजेज आपने टाइम के ऊपर दिए? आप ये 3-4 सवाल पूछना ना, आपको वो बोले कि नहीं यार मेरे साथ तो ये मसला हो गया था, मेरे साथ वो मसला हो गया था, तो फिर आपको क्या है, टोपी ड्रामे सुनने को मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई ये बंदा किस तरीके की बात करता है। जो फेलियर वाले लोग डराते हैं वो ऐसे तो डराते हैं क्योंकि उनसे खुद नहीं हो रहा। अच्छा वो मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है वो अपनी गलती नहीं बता रहे होते कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, यार मैंने क्लास नहीं ली। या तो बच्चा अपने मूड के हिसाब से क्लास लेता है ना, भाई आज मूड नहीं है तो आज क्लास नहीं लेंगे। अरे भाई मूड का क्लास लेने से क्या ताल्लुक है, मुझे एक बात बताए ना आप। कभी ऐसा होता है कि आज आपका मूड नहीं है और आप खाना नहीं खा रहे, भूख लगती है खाना खाते हैं, सारे काम अपने टाइम पे करते हैं, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं? तो इट डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटीज किसकी हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने अपने दोस्तों से बात करनी होती है फ़ोन में, वो पूरी पूरी रात बात नहीं करते क्या? क्या उन लोगों को नींद नहीं आती? बिल्कुल आती नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरी रात लगा हुआ है, नहीं नहीं मैं आप ही की साइड हूँ, आप ही की साइड हूँ, आप बोले मैं जान देने को तैयार हूँ, बस ऐसा है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इट डिपेंड्स कि आपकी इंपॉर्टेंस आप किसको देते हो, आप प्रायोरिटीज किसको देते हो, आप डिटरमिन्ड कहाँ हो। लेनोवो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो। सर आप दोस्त की बात तो नहीं कर रहे? दोस्त की बात है, दोस्त कौन? मतलब कोई सब्जेक्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट नहीं है। हाँ सब्जेक्ट्स देखो, सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं, थोड़े से इजी भी होते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या होता है कि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कम करनी है भाई। जो थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट होंगे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जो इजी सब्जेक्ट होंगे उसमें थोड़ी सी कम मेहनत करनी होगी, ख़त्म हो गई बात बस। तो कहने का मकसद ये है कि आप सीए के बारे में ये मत सोचो कि यार ये सीए फेलियर है या जानबूझ के फेल करता है, ऐसा कोई नहीं है भाई। आप मेहनत करने वाले बने ना, आपके पेपर पास हो तो आप मुझे कहना सर मैंने तो इतना इतना पढ़ा था फिर भी मेरा पेपर फेल हो गया, देखे कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा हमेशा एक बात को और याद रखो, चूँकि नए नए सीए में आ रहे हो तो यू नीड टू नो अबाउट दिस, ठीक है। वो क्या चीज़ है, कभी भी किसी भी पेपर के बारे में, भाई मिसाल के तौर पे क्यूएम, मैं क्यूएम पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, ठीक है ना। तो अगर आप मुझसे पूछोगे भाई क्यूएम कैसा सब्जेक्ट है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन मेहनत करनी है भाई। अच्छा एक फेलियर बंदे से पूछो कैसा है, वो बोलो भाई यार पास ही नहीं होता भाई, ठीक है ना। अच्छा एक उस बच्चे से पूछो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, वो बोला कुछ नहीं यार बस मैं सर के होमवर्क करता था, असाइनमेंट करे, टेस्ट दिए, खत्म हो गई कहानी, पेपर पास हो गया मेरा आराम से। तो कहने का मकसद ये आप बात किसकी मानोगे? वो बच्चा जो फेल हो रहा है, जो क्लासेस नहीं ले रहा, जो क्विजेज नहीं दे रहा, उसकी बात मान के चलोगे,
या जो बच्चा पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी बात मान के चलोगे? ठीक है ना? तो आप खुद समझदार हो कि आपको किसकी बात किस तरीके से माननी चाहिए। क्या मेरी बात आप लोग के समझ में आती है या नहीं आती? तो कभी भी ये मत सोचना कि सीए बहुत मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अबे भाई, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कोई जिनके बच्चे हैं वो भी इंसानों के ही बच्चे हैं ना यार, हैं? मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। भाई उन्होंने पूरे अपने घर का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। ऐसे ऐसे लोग जो मिसाल के तौर के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है, गर्मी में रह रहे हैं, ठीक है ना, उन फैमिली से आए और आज उनकी फैमिली 24 घंटे एसी चलाती हैं। क्यों? मेहनत करी ना उन लोगों ने यार। आप भी तो मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे तो कुछ पाओगे। लेनोवो, भाई लेनोवो का सवाल ये है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे करते हैं और फेलियर होते हैं और हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की कि अपने टीचर्स की बात नहीं मानते, सबसे बड़ी मिस्टेक। देखो मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके घर में शादी थी, वो नहीं पढ़ सकता ना। अच्छा, शादी क्या 4-5 महीने चलेगी या एक आध हफ्ते में होकर ख़त्म हो जाएगी? हैं? फिर भी शादी कोई 4-5 महीने तो नहीं चलती ना भाई किसी घर में, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। वाइंड अप जितने भी फंक्शन एक हफ्ते में हो जाएंगे ना। अब आप ये बात समझदार हो भाई कि अगर आपको उस हफ्ते पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, ये बात पता है ना, तो एक काम करो ना, इवेल्युएट करो कि भाई मैं उस हफ्ते में कितनी पढ़ाई का लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे का लॉस हो रहा है, पूरे हफ्ते में मेरी 10 घंटे पढ़ाई का लॉस हो रहा है। अब आपको समझदार हो ना, आपको पता है, जिम्मेदार हो, तो 10 घंटे में क्या करो भाई, 5 घंटे उससे पहले वाले हफ्ते में कंपनसेट कर लो, ज़्यादा पढ़ लो, और 5 घंटे उसके बाद वाले हफ्ते में ज़्यादा पढ़ लो। तो आप क्या करोगे, उस हफ्ते में बराबर हो जाओगे या नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका भाई तबीयत खराब हो गई, 2 दिन बुखार में रहा, मैंने कोई क्लास नहीं ली, तो 2 दिन बाद क्लास में टीचर के पास तो आओगे ना, बोलो सर मेरी 2 दिन तबीयत खराब थी, अब बताएं मैं क्या करूं। टीचर बताएगा बेटा ये कर लो और नेक्स्ट क्लास से क्लास ज्वाइन कर लो, खत्म होने के बाद आप ओवरलैप कर लो, कवर अप कर लोगे आप चीज़ों को। लेकिन अगर आप अपनी चलाओगे कि नहीं पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं वो कर लूँ, तो फिर जब क्लास से एक दफ़ा कनेक्शन टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा। जब आपकी रस्सी छूट गई टीचर की, तो फिर आप अपनी चलाते रहो, फिर वही होगा, फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह कि अपने टीचर्स की गाइडेंस को लाजमी फॉलो करें। दूसरी बात, जो टीचर्स आपको होमवर्क देगा, असाइनमेंट देगा, भाई वो आपके लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी एग्जाम उतना अच्छा होगा, और प्रैक्टिस जितनी बेकार होगी एग्जाम उतना ख़राब होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, आज हम सब मुसलमान हैं और हम जो है ना वो गफलत में रहते हैं, नमाज़ें प्रॉपर नहीं पढ़ते। आज अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई हमारा तो कंफर्म 100% ठिकाना जो है वो जहन्नुम में, ठीक है ना, या बंदे के बाद 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के बाद बंदे ने मरना है लाजमी। मैं आपको बताऊं, हर बंदा हर मिनट जो है ना वो सजदे में ही रहेगा, सर नहीं उठाएगा, वो भाई नहीं, वो तो 1 हफ्ते बाद तो मेरा काम खत्म, अब तो डेडलाइन आ गई। आ रही मेरी बात सुन में? तो कहने का मकसद ये है कि जिम्मेदारी से बंदा काम करे, टीचर्स की गाइडेंस को लाजमी फॉलो करे, ठीक है ना। कोई मिस आउट हो गया तब भी टीचर से अपने पूछो, दोस्तों से नहीं पूछोगे, दोस्त भी तुम्हारे साथ मेंटेलिटी का है ना, उसको भी क्या पता। बच्चा आपस में दोस्तों से डिस्कस कर रहा है, भाई दोस्त भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, उसको थोड़ी पता है, उससे पूछो जो एक्सपीरियंस रखता है, अपने टीचर से पूछो, ठीक है ना। दूसरी बात, असाइनमेंट सॉल्व करो। तीसरी बात, क्विज़ेस दो। देखो, बजाय इसके कि पेपर में जाके फेल हो और तुम्हें ये पता चले कि नहीं यार मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, अगली बार ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, तो भाई वो अगली बार की बारी तुम अभी क्विज़ेस में कर लो ना। अगर तुमने एक सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी करी, एक चैप्टर की तैयारी अच्छी करी, फॉर एग्जांपल भाई हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके आपने असाइनमेंट भी सॉल्व करे, क्यूरीज डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना। फिर उसका क्विज़ होगा, अब आप क्विज़ दे रहे हो, तैयारी तो हो गई ना भाई, देखो उस चैप्टर की, अब क्विज़ दिया, फॉर एग्जाम्पल आप क्विज़ में फेल हो गए, तो उसके मतलब आपकी तैयारी अच्छी है बेकार है, तो कहीं ना कहीं लैकिंग ज़रूर है। आपको अभी पता चल जाएगा नहीं यार मैं जिस ट्रैक पर चल रहा हूँ उस ट्रैक पर मुझे मजीद मेहनत करनी है, क्योंकि अभी देखो मेरा चैप्टर ये क्विज फेल हो गया, पेपर में भी जाके मैं फेल हो जाऊंगा। बच्चा क्या करता है, असाइनमेंट नहीं करता, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो करते हैं, ठीक है ना। क्विजेस जिस दिन रखो बच्चा गायब, अरे भाई
वो क्विज टीचर ने अपने लिए रखा है, मुझे फायदा होगा उस क्विज से, भाई मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट किसको है? आप ही को बेनिफिट है। जिस दिन क्विज रखो उस दिन बच्चा अल्लाह हाफिज़ छुट्टी पर है, भाई हर किसी बच्चे की तबीयत खराब है। अरे ये क्या बात हो गई? तो क्विज देने की आदत डालो ताकि आप सेल्फ इवेल्युएशन आपकी हो कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आ रही है बेटा बात समझ में? अब बात मैट्रिक की परसेंटेज से कोई कंसर्न नहीं है सीए के अंदर, इंटरमीडिएट में आपकी 60% होनी चाहिए, सो यू आर एलिजिबल फॉर सीए, ठीक है ना। अच्छा वो बच्चे जिनकी 60% नहीं है, 50 और 60 के बीच में वो लोग घूम रहे हैं, ठीक है ना, सो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे QAT टेस्ट देंगे, क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट देंगे बिफोर PRC, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ही लेनेवो इज एवरीथिंग, ठीक है ना। मेमोराइजेशन वाला दौर चला गया, रट्टाफिकेशन का दौर चला गया। सीए में रट्टाफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में है भी तो वो 5% 10% की हद तक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है, सो यू कैन ड्राफ्ट योर आंसर बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। ये मैट्रिक में, इंटर में या ग्रेजुएशन में तो रटे हुए सवाल आते हैं ना भाई, हर साल यही सवाल आ रहा है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। अरे भाई ये सवाल नहीं आता सीए के अंदर। सीए में आपको क्या देगा, एक सिनेरियो देगा, भाई दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया था नहीं हुआ था, बताओ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। सो अगर आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग अच्छी हुई भी होगी तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये कंडीशन होती तो कॉन्ट्रैक्ट होता, अब भाई ये वाली कंडीशन नहीं है तो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो गई बात। तो रट्टाफिकेशन वाला दौर गया। किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में रट्टाफिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 5% 10% की हद तक है, इससे ऊपर नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। आ रही है मेरी बात समझ में? और किसी का कोई सवाल बेटा? जी भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी का कोई सवाल है? आपका कोई सवाल है? ठीक है, देखो एग्जेम्पशन आपको मिल रही है, अवेल इट, ठीक है, बट यू शुड स्टडी द सब्जेक्ट। क्योंकि एग्जेम्पशन जो आईकैप देता है वो बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन अगर हम कोर्स टू कोर्स कंपेयर करें और एग्जाम लेवल को कंपेयर करें, एग्जाम लेवल अगर हम PRC 1 का देखें, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का, और एग्जाम लेवल अगर हम देखें इंटरमीडिएट का, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। वो अकाउंटिंग और वो अकाउंटिंग के अंदर आप जमीन, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप 5 चैप्टर पढ़ के आ रहे हो पार्टनरशिप के ऊपर, सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ के आ रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं है पार्टनरशिप के ऊपर, क्योंकि हाई कैप ने हटा दिया, रिडंडेंट हो चुका है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कहने का मकसद ये कि एग्जेम्पशन मिल रही है, ले हो, लेकिन कोर्स लाजमी पढ़ो। मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि जो बच्चे PRC 1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर एग्जाम्पशन ले लेते हैं ड्यू टू इंटर कॉमर्स, ठीक है ना, और फिर वो स्टडी भी नहीं करते कि यार हमें सब कुछ आता है, फिर वो क्या होता है कि जब वो सेकंड लेवल कैफ के अंदर आते हैं और अपना फर्स्ट अकाउंटिंग का पेपर देते हैं, FAR 1 का, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का, तो उसमें क्या होता है कि बिग फेलियर आता है। वो क्यों डिफरेंस है, इतना फेल क्यों हो रहा है? बाकी सब्जेक्ट में पास हो रहा है, उस पहले लेवल के अंदर उसी अकाउंटिंग में सब्जेक्ट में बच्चा फेल क्यों हो रहा है? उसका मेन रीजन ये है कि उन भाई साहब ने एग्जाम्पशन क्लेम कर ली थी प्लस क्लासेस भी नहीं ली थी। आ रही मेरी बात समझ में? तो एग्जाम्पशन जिस सब्जेक्ट की मिले ले लो, एग्जाम्पशन से पीछे नहीं छोड़ो, ठीक है ना, लेकिन क्लासेस लाजमी लो। क्या सीए बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है? अबे भाई नहीं होता, मेहनत करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए बस। अच्छा मेहनत भी क्या यार, मिसाल के तौर पे चलो मैं, आप सोचते हो कि भाई कितनी मेहनत क्या करें मेहनत। भाई फॉर एग्जांपल दिन में 4 घंटे की क्लास हो रही है, लेने आ सकते हो ना, हैं? दिन में 20 घंटे की क्लास तो नहीं है,
जो आप बोलो यार 20 घंटे की क्लास कौन लेगा, और भाई 4 घंटे की क्लास है, लेने आ सकते हो नहीं है? हाँ भाई बोलो, 4 घंटे की क्लास दिन में लेना पॉसिबल है या नहीं है? मैं मेहनत को बता रहा हूँ कि मेहनत कितनी करनी है पहले लेवल के अंदर। हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी से जवाब दो, क्या दिन में 4 आवर्स की क्लास पॉसिबल है? 1.5 घंटे की एक, 1.5 घंटे की एक, बीच में आधे 1 घंटे का ब्रेक, पॉसिबल है? बिल्कुल सर, इजीली पॉसिबल है। क्या घर जाकर 1-1, 2-2 घंटा इन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए पॉसिबल है या नहीं है? भाई 4 घंटे क्लास ली, मिसाल के तौर पे 1-1 घंटा घर जाके आपने सेल्फ स्टडी के तौर पर पढ़ लिया, टोटल कितने घंटे पढ़ा? 6 घंटे। आउट ऑफ 24 आवर्स के अंदर आपने कितने घंटे पढ़ा? सिर्फ 6 घंटे पढ़ा। अच्छा 6 घंटे कंटिन्यूस नहीं पढ़ना, जब आप इंस्टीट्यूट पे भी आओगे क्लास लेने के लिए तो एक क्लास हुई 1.5 घंटे की, फिर आधे घंटे का गैप है, फिर 1.5 घंटे की क्लास है, आधे घंटे का गैप क्यों? ताकि माइंड फ्रेश कर लो अपना। फिर घर चले जाओ तो घर जाकर फौरन ही पढ़ने नहीं बैठना, अपनी फिजिबिलिटी से पढ़ो। किसी ने रात में पढ़ना है, किसी ने सुबह पढ़ना है, अपने हिसाब से पढ़ लो, 1-1 घंटा पढ़ लो सब्जेक्ट को। तो क्या दिन में 6 घंटे पढ़ना पॉसिबल है या नहीं है? बताइए। अच्छा हार्डली पॉसिबल है या इजीली पॉसिबल है? एक होता है भाई हार्डली पॉसिबल है, मैं बोलूँ यार दिन में 12 घंटे पढ़ना है, आप बोलो यार 12 घंटे हार्डली पॉसिबल है, ये तो 12 घंटे। क्या 6 घंटे इजीली पॉसिबल है? मैं बोलता हूँ बहुत इजीली पॉसिबल है 6 घंटे पढ़ना, तो बस यू कैन डू सी है, ठीक है ना। और एक चीज़ को याद रखिएगा, सीए करने के लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। लोग जिम जाते हैं, 2 महीने 3 महीने जिम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बोलते हैं भाई बॉडी नहीं बन रही। और भाई ऐसे थोड़ी बनती है, कैसे बनती है? कंसिस्टेंसी के साथ। जो आप जिनको देख रहे हो, जिनको देख के आप जिम जाना आपने शुरू किया, उनसे पूछो भाई कितने साल हो गए, बोलो 10 साल हो गए। वो भाई टाइम लगाओ ना चीज़ के ऊपर, कोई भी चीज़ दिनों में नहीं बनती, ईयर्स लगते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो सीए भी क्या, अच्छा मिसाल के तौर के ऊपर उसको 10 साल लगे बॉडी बनाने के अंदर, आप उससे पूछो भाई रोजाना जिम कितना करता था, वो बोलेगा यार आधा घंटा करता था फॉर एग्जांपल। आप बोलो अच्छा आधा घंटा करूंगा 10 साल लेंगे, मैं एक काम करता हूँ आज 5 घंटे करूंगा रोज, 3 महीने में बॉडी बना लूंगा। और भाई पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। हर चीज़ को बनते संवरते वक्त लगता है। हाँ रोजाना का काम रोजाना की बेसिस पे करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाते रहो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, भाई दिन में कितनी नमाज है हमारे पास? एक दिन में कितनी नमाजें हैं? अच्छा आप हाँ भाई दिन में कितनी नमाज है? 5 नमाज है, ठीक है। 5 टाइम्स आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है ना। मुझे बताओ अगर आप डेली वक्त नमाज के टाइम पे नमाज अदा कर लो, जब टाइम हुआ आप पढ़ लो, तो वो क्या होगी, वो चीज़ आपके ऊपर ड्यू नहीं होगी। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना छोड़ दो और फिर पढ़ने का ख्याल है कि यार प्रीवियस भी मैं चलो पढ़ लेता हूं, तो आपको लगेगा यार प्रीवियस में तो इतनी सारी छोड़ के आ गया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो डेली का काम वक्त के ऊपर करते रहो, आपकी रिकंसिलिएशन बराबर रहती रहेगी, ठीक है ना। आपकी वर्किंग रिकंसाइल रहेगी कि हाँ भाई जितना है उतना ही मैं काम करता हुआ आ रहा हूं। क्या ये मेरी बात समझ में आती नहीं आती? मैं बेटा PRC 2 पढ़ाता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। PRC 2 पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, वो सोलली मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा PRC 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं 40% पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ बाकी 2 टीचर्स और भी हैं, ये मैं आपके सामने पिक्चर लगा दूँ। PRC 1 जो लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, वो 3 सब्जेक्ट्स 3 टीचर्स पढ़ाते हैं, एक मैं, एक सनसर मारफानी और एक अली अमानुल्लाह, ठीक है ना। मैं 40% पढ़ाता हूँ एंड रेस्ट ऑफ द पेपर चैप्टर्स वो पढ़ाते हैं। PRC 2 जो है फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, वो मैं सोलली पढ़ाता हूँ पूरा 100% पेपर। इसके अलावा PRC 3 जो है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट, ये आपको 3 टीचर्स पढ़ाएंगे। इसके अंदर भी मिस जैनब आपका 60 to 70% एरिया कवर करेंगी और सर तारिक और सर इमान अरशद जो है वो बहुत मिनिमम सा एरिया आपको कवर करवाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये PRC के 3 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा ये आपके सामने जो है वो कैफ की फैकल्टी है सेकंड लेवल की और ये फाइनल्स की, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है STD सॉल्यूशन के बारे में सबसे यूनिक बात क्या है? ये तो बाकी इदारे भी करा रहे हैं ना, है
कोई एसटीडी सॉल्यूशन को वाहिद इदारा थोड़ी है जो सिर्फ सीए कराता है, बाकी इदारे भी कराते हैं। एसटीडी सॉल्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है क्या, कि हर टीचर हर सब्जेक्ट जो बंदा पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाएगा, ठीक है ना। कोई ऐरा गैरा ऐसा नहीं भाई देखो ना, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग तो सबको आती है ना, लेकिन क्या इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग पढ़ाने वाला टीचर सीए के अंदर अकाउंटिंग पढ़ा सकता है क्या? सीए वाला तो वहां पढ़ा सकता है, क्योंकि ऊपर से आके नीचे पढ़ाना आसान है। इंटरमीडिएट वाला क्या सीए में पढ़ा सकता है? अकाउंटिंग तो उसको भी आती है भाई, है, लेकिन वो सीए में नहीं। या मिसाल के तौर पे मास्टर्स वाला सीए में आके पढ़ा ले, नहीं पढ़ा सकता। तो एसटीडी सॉल्यूशन का जो सबसे यूनिक जो पॉइंट है एज कंपेयर टू अदर्स, वो ये है कि हर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाता है। मुझे खुद सीए के अंदर पढ़ाते हुए एटलीस्ट 6 से 7 साल हो गए। 2020 से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट कोई 6 ईयर्स ही कंप्लीट मुझे हो गए हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। और मैंने इस 6 साल के अंदर मोर और लेस 8 से 8,500 हज़ार के करीब बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ये सर इम्तियाज़ मलिक है, आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये वाली, सर इम्तियाज़ मलिक को लॉ पढ़ाते हुए, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ाते हुए सीए के अंदर कितने साल हो गए हैं? तुम्हारी और मेरी एज मिलाएंगे तब भी नहीं बनेगी। 30 to 34 ईयर्स सर इम्तियाज़ मलिक को हो गए सीए के अंदर लॉ पढ़ाते हुए। एक आपके पास सर तारिक नज़र आ रहे हैं सर तारिक के वाले ऊपर हैं सेकंड पे, सर तारिक को कोई 22-25 साल हो गए सीए के अंदर पढ़ाते हुए। तो हर टीचर ऐसा है, वो पीआरसी का ये पार्ट है बिल्कुल, तो हर टीचर ऐसा है जो अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ईयर्स का एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है ना। तो यही सबसे बेस्ट पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है एसटीडी सॉल्यूशन का, कि हर सब्जेक्ट आपको जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारी क्लासरूम की एक्टिविटी है। कुछ क्लासरूम हमारी इस तरीके से नज़र आती है, दोनों पिक्चर्स जो हैं मेरी क्लास की, ये वाली भी और उसके बराबर वाली भी, ये दोनों पिक्चर्स मेरी क्लास की। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पढ़ रहे होते हैं एज इन फिजिकल क्लासेस, और ऑनलाइन जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हो इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो। ये लेफ़्ट के ऊपर हमने एक एक्टिविटी रखी थी बीच में बच्चों के साथ, क्योंकि पढ़ाई से हम बोर हो जाते हैं ज़्यादा, तो बीच में फिर हमने एक एक्टिविटी रखी कि हम सब लोग गए फिर अरीना, हमने कहा थोड़ा सा मस्ती वगैरह करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि एनवायरनमेंट चेंज होता है बंदे का तो उसको थोड़ा सा अच्छा होता है। इसी तरीके से जब हम गर्मियों आती हैं हमारी, तो गर्मियों के तब हम अपनी पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उस दिन पूरा इंस्टीट्यूट बंद करेंगे, बस में बच्चों को भरेंगे और घूमने पिकनिक पे चले आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम एसटीडी सॉल्यूशंस के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम पढ़ाई की भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शुगर मेले के अंदर सारा टाइम निकाल दें। भाई मैं आपको, आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको 2 चीज़ों के ऊपर लाजमी तंग करूंगा। मैं पहले से बता रहा हूं भाई, एक, क्लास लेने क्यों नहीं आ रहे, क्लास लेने क्यों नहीं आ रहे? भाई पैसा तो भर दिया ना माँ बाप का, अब माँ बाप को लग रहा है पढ़ रहे हो, असल हकीकत तो मुझे पता है ना कि भाई नहीं पढ़ रहे हो। कभी क्लास ले लो, कभी क्लास नहीं लो, तो मैं इस बात पर तंग करूंगा भाई आपको, क्लास लेना तो आओ यार, क्लास नहीं लोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? दूसरी बात, असाइनमेंट और क्विजेस के ऊपर, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही हैं जो आपका पेपर पास कराएंगी, इसके अलावा चौथी चीज़ नहीं है। क्लास लोगे, असाइनमेंट करोगे, क्विजेस दोगे तो पेपर पास होगा ना, अदरवाइज पेपर कैसे पास होगा यार? कोई तावीज़ रख के पेपर थोड़ी पास होता है, ठीक है। तो मैं इन 3 चीज़ों पे आपको तंग करूंगा थोड़ा सा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके मुस्तकबिल का ख्याल है, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपके मुस्तकबिल का ख्याल है कि भाई तू पढ़ तो सही यार, क्या कर रहा है भाई, पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा। और अगर आपने ये सोचा हुआ कि भाई हमने सारी ज़िंदगी पीआरसी के अंदर ही रहना है, तो कोई मसला नहीं है भाई, जब भी बैच स्टार्ट हो पैसे पे करो, बैठे रहो पीआरसी के अंदर, कोई मसला ही नहीं है। आ रही मेरी बात समझ? लेकिन पीआरसी तो टेम्परेरी स्टेज है ना यार, आपने तो क्वालिफाई होना है कल भाई। क्या मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? जी प्यारे बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करो। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा
कि भाई सीए करने पर जो है वो क्या होता है, आपको सैलरी अच्छी मिलती है या बाकी सारे मामलात भी होते हैं, ठीक है ना। ये एक ग्रुप है फाइनेंस एंड ऑडिट करियर्स का, इसमें मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो ACCA क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लोग इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। सारे मोस्टली तकरीबन लोग इसके अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर सीए की जॉब एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होती हैं कि भाई अब जॉब आ रही है, अब जॉब आ रही है, अब जॉब आ रही है। देखो सवाल क्या है, क्या मांग रहा है, ग्रुप CFO रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप CFO मांग रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ग्रुप CFO बनने में बंदे को चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो 10-12 साल लगेंगे, ग्रुप CFO बन जाएगा 15 साल लगेंगे, ग्रुप CFO बन जाएगा, ठीक है ना। सो मुझे एक बात बताओ, अमाउंट देख लो, ये सैलरी पढ़ लो, सैलरी कितनी लिखी हुई है, कितनी लिखी है, 45 to 50,000 पर मंथ है। भाई रुपीज नहीं है, AED है, AED जो है वो दुबई की करेंसी है। मुझे एक बात बताओ जरा, दुबई की करेंसी का बताते हो गौर, दुबई की करेंसी टू PKR बताना क्या क्या रेट है, गूगल पे गूगल करिएगा, AED टू PKR करें, 75 to 76 रुपीज़ होगा मेरे ख्याल में। AED टू PKR कितना बनता है, हाँ भाई जो ऑनलाइन बताओ वो बताओ। AED गूगल पे लिखो जाके, AED टू PKR, AED टू PKR है 75.96 को जरा मल्टीप्लाई कराना 50 से, 50,000 से। हाँ बस बेटा ये पर मंथ है, पर मंथ लिखा हुआ है आगे, पर मंथ आपके सामने, मैंने ही, मेरा पोस्ट नहीं है, मेरा मैसेज नहीं है भाई, ये आपको यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूँ। ये कितना बना, 38 लाख से 34 लाख, 34 लाख रुपए पर मंथ। भाई पर मंथ कह रहा हूं मैं, एनुअल नहीं कह रहा। 50 से कर लो यार, 50 से करो जो भी है, 45 से कर लो, चलो कोई मसला नहीं है। आसन में आ रही है, कितना अमाउंट बन रहा है, 34-35 लाख रुपए बन रहा है। चलो छोड़ो, दफा करो यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या कह रहा है, रिजवान अहमद, फाइनेंस मैनेजर मांग रहे हैं दुबई के लिए। क्या मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन देखो क्या लिखा हुआ है, CA मैंडेटरी, सेकंड थर्ड लाइन के अंदर। सैलरी कितनी दे रहे हैं, AED 32,000 को जरा मल्टीप्लाई कराना ये PKR से, तो 24-25 लाख रुपये भरेगा मेरे ख्याल में शायद, है। क्या बताते हो, क्या बनता है, 24-25 लाख बन रहा है। तो कहने का मकसद ये है भाई, ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी तरह आज ओरिएंटेशन ले रहे हैं, कल कलाक मेहनत करेंगे, CA क्वालिफाई हो जाएंगे। जब CA क्वालिफाई हो जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, एक ना एक दिन इस पोजीशन पर आ जाएंगे, तो इतना पैसा कमाना शुरू कर देंगे। क्या बात समझ में आती है, नहीं आती। एक बंदा है, मैं उसका अक्सर जिक्र करता हूँ, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का, मैं हिंट देता हूँ कि उस कंपनी, उस बैंक का CFO है वो, तो उस बैंक के नाम के सेम नाम का ऑयल भी आता है। ऑयल समझते हो, ऑयल समझते हो, खाने पीने का जो ऑयल होता है, तो उस ऑयल का नाम और उस बैंक का नाम सेम है। तो उस बैंक का CFO है, उस बैंक के CFO की जो सैलरी है वो मैं आपको बताऊँ 2022-23 की, 2022 की, आज की नहीं बता रहा, 2022 की सैलरी उसकी 34 लाख थी पर मंथ। तो ये कौन लोग हैं जो इतने पैसे कमा रहे हैं, और भाई ये सारे वो लोग हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आ रही है बात समझ में। ये भी किसी टाइम के ऊपर बैठ कर ओरिएंटेशन लेते थे कि CA में एडमिशन लेने का सोचते थे, आज इस मकाम के ऊपर है कि लाखों रुपए महीने कमाते, जरूरत नहीं उनके घर वालों को कुछ करने की, वो अकेला ही काफ़ी है बंदा। इस तरीके से भरी पड़ी है। ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट जो मैंने निकाली ना आप लोगों के लिए,
ये भरी पड़ी है भाई, ये जस्ट टू बिलीव यू कि बेटा ये सब चीज़ें हकीकत है। अच्छा ये सब क्या है, ये देखो, ये है ऑडिट फर्म्स की लिस्ट, इंडस्ट्रीज की लिस्ट, जो मैंने आपसे कहा था कि 50,000 रुपये पे करेगी और जैसे यूनिलीवर 70,000 रुपये कर रही है। आप देखो सारे अमाउंट्स जो है अच्छे हैं। यूनिलीवर का दिखाता हूँ मैं कहाँ है, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये कितने, लास्ट देखो, लास्ट आ रहा है यूनिलीवर, कितने बस कितनी स्टाइपेंड दे रहा है, 72,000, ठीक है ना। तो बेटा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत है, उसी हिसाब से मेहनत की। और एक बात को याद रखिएगा, आप खुद कैसा बिहेवियर रखते हो। एक बंदा होता है जिसको मजदूरी करने में मजा आता है, तो वो उस लाइफ में खुश है। क्या आप चाहते हो कि आप किसी कंपनी में लगो, सुबह भी जलील हो, दोपहर भी जलील हो, शाम को भी जलील हो, और फिर घर आ जाओ, फिर जब घर आओ तो इतने से पैसे लेके आओ, 40-50 हज़ार रुपये, घर वाले फिर मजीद जलील करें। क्या ये लाइफ चाहते हो? आई होप कोई भी नहीं चाहता ये लाइफ है। लेकिन फैक्ट है कि बस लोग सरवाइव कर रहे हैं इस चीज़ में, क्योंकि क्या करें, उनको वक्त के ऊपर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, उन्होंने ज़ाया किया अपना टाइम। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, कोई ऐसा है बंदा जो इस लाइफ, ऐसा लाइफ आइडियल है जिसकी ये लाइफ? कोई भी नहीं है। तो फिर क्यों ना उस फेस को कंसिडर करते हुए आप अपनी थोड़ी सी मेहनत कर लो, ताकि कुछ बन जाओ, खुद को ही बेनिफिट दो, घर वालों को ही बेनिफिट दो, हैं। देखो हर किसी के पेरेंट्स ने ना बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं अपने बच्चों को बड़ा करने में। किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बिल गेट्स, अंबानी टाइप के नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे सीए नहीं करते, ज़रूरत नहीं उनको करने की भाई, है ना। तो कहने का मकसद ये है प्यारे बच्चों कि मेहनत करने की आदत डालो। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा करने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नीड्स सेक्रीफाइस करी हैं। तो कुछ बन जाओ ताकि आप उनको, अच्छा उनको आप नेमुल बदल तो नहीं दे सकते ना, कुछ हद तक दे सकते हो, 5%, 10%, 20% तक दे सकते हो, वही बहुत है। तो मैं फिजिकली ओरिएंटेशन ली थी, वो सिर्फ बता रहे थे कि पैसा है, इजीली हो जाता है, बट आपने सर रियलिटी बताई है, मेहनत भी है। अबे भाई जाहिर सी बात है यार, बगैर मेहनत के कैसे सीए हो रहा है यार? बगैर मेहनत के एक काम हो सकता है, आराम, बस आराम करते रहो, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बाकी हर चीज़ में मेहनत है। अच्छा जो लोग मेहनत नहीं करते ना, वो पे जलीलो ख्वार भी होते हैं। आप देखो आपके साथ कुछ टाइम के बाद जब इंशाअल्लाह आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे सीए के अंदर 5 साल 6 साल के बाद, तो आप लोग देखोगे कि वो आपके दोस्त अहबाब जो आपके साथ मैट्रिक इंटर में पढ़ते थे और वो अपनी स्टडीज़ को लेके सिंसियर नहीं थे, तो वो लोग देखना ख्वार हो रहे होंगे, अबे यार नौकरी नहीं है यार, देख घर की परेशानी इतनी है, अबे भाई ये भी मसला है, अबे यार मैं ही मसला है। आप उस टाइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह क्या होगे, चलोगे कि यार हमने वक्त पे मेहनत कर ली, आज हम सुखी बैठे हैं, ऐसा आप सुकून में बैठे हैं आज हम लोग। तो कहने का मकसद ये है प्यारे बच्चों कि मेहनत करनी है और दिलो जान से मेहनत करनी है। अच्छा कभी आपने घोड़ों वाली रेस देखी है? घोड़ों की रेस जो होती है, नहीं देखी भाई? वो लोग अमीर लोग देखने जाते हैं ना, वो मैंने तो मूवीज़ में ही देखा है, सारे अमीर लोग जो है वो छोटी सी दूरबीन लगा के ऐसे घोड़ों की रेस देख रहे होते हैं। नहीं, तो उसमें एक चीज़ को कंसिडर करना कि जो घोड़ा है भागने वाला, उसके ना एक छोटा सा शेडो टाइप का लगाया हुआ होता है आइस पर, ना उसको लेफ्ट नज़र आ रहा होता है ना उसको राइट नज़र आ रहा होता है, ऐसे आइस के ऊपर कवर होता है उसके। वो क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर लोगों को देखेगा ना, डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही होती है, सामने वाला मेरा ऑब्जेक्टिव के मेरा उस्ताद भागना है मैंने और यहाँ ये लाइन क्रॉस करनी है बस। तो वो पूरी जान लगाता है भागने में, क्योंकि अगर इधर उधर देखेगा तो फिर क्या होगी, डाइवर्जन होगी, फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव कवर नहीं कर पाएगा। यही काम आपने करना है, ना इधर की बात सुननी है ना इधर की बात सुननी है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई मैंने तो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है और काम ख़त्म करना है, मैंने कोई ज़िंदगी भर नहीं गुजारनी सीए के अंदर।
क्या मेरी बात समझ में आती है? कहाँ लिखूँ, ये लो। मेरा नाम है ठीक है ना। मैं आपको PRC2 भी पढ़ाऊँगा, PRC1 भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके साथ साथ आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। सो कोई भी मसला हो, फील फ्री टू कांटेक्ट विद मी, ठीक है ना। सो बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जल्द मुलाकात होती है, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।